नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस बात में कोई शक नहीं कि कोरोना काल में यानी मार्च 2020 के बाद से दुनिया का ताना बाना तेजी से बदल रहा है। विश्व कूटनीति तेजी से करवट बदल रही है। ऐसे समय में शक्ति संतुलन के इस खेल में भारत एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरा है। ऐसे समय में जब ये खतरा है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर हो सकता है, अमेरिका और चीन युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तब ड्रैगन की डेंजरस नजर हिंदुस्तान की सरजमी पर है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज अकड़ को मिट्टी में मिला दिया। ये कारनामा कैसे हुआ, देखिए परत दर परत पूरी कहानी हमारी टेलीसीरीज गुरु द डिप्लोमैटिक रॉकस्टार के एपिसोड मशाल द वर्ल्ड लीडर में। 14 अगस्त 2020 ताइवान अमेरिका मिलिट्री बेस। ताइवान के मिलिट्री बेस से 3 अमेरिकी विमानों ने उड़ान भरी। ये E-8C एयरक्राफ्ट थे। ये एयरक्राफ्ट खास रडार सिस्टम और सूचना उपकरणों से लैस थे। अमेरिकी एयरफोर्स E-8C का इस्तेमाल जासूसी ऑपरेशन के लिए करती है। जिन 3 विमानों ने उड़ान भरी, उन्हें करीब 800 किलोमीटर दूर ताइवान के ग्वांगडोंग कोस्ट जाना था। वो जगह चीन में थी। E-8C की खुफिया उड़ान से पहले कोरोना काल में अमेरिका और चीन की अदावत चरम पर थी और इस ड्रैगन लैंड की जासूसी का ऑपरेशन कर अमेरिका ने साउथ चाइना सी में जिनपिंग की सल्तनत को खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी। 15 अगस्त 2020 लाल किला। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। इतिहास इस बात को कभी नकार नहीं सकता है। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। इधर लाल किले से दुश्मन को औकात दिखाने का ऐलान और उधर संभावित विश्व युद्ध के एक समंदर में चीन के बेहद करीब अमेरिका के 3 जंगी बेड़े की हुंकार क्या कह रही थी। क्या ये दुनिया की रवायत बदलने का संकेत था? क्या ये दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे का सिग्नल था? इस सवाल का जवाब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में छिपा था। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 192 में से 184 देखो सो कहा भारत को समर्थन मिलना, ये हमारे हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व दिलाता है। विश्व में हमने कैसी अपनी पहुंच बनाई है, उसका यह उदाहरण है। और यह तभी संभव होता है जब भारत खुद मजबूत हो, भारत सशक्त हो, भारत सुरक्षित हो।
सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सशक्त और सुरक्षित कैसे बन गया। आखिर दुनिया के अधिकतर देश भारत के पाले में क्यों आ गए। सुपर पावर बनने की हसरत पालने वाले जिस चीन और जिनपिंग को काबू में रखने के लिए अमेरिका जैसी घोषित महाशक्ति को मिसाइलों का गोदाम चीन के पास ट्रांसपोर्ट करना पड़े। एटम बम का डर दिखाना पड़े। चीन के करीब लड़ाकू विमानों को परवाज भरने पड़े। रूजवेल्ट, निमित्ज और रोनाल्ड रीगन जैसे जंगी बेड़ों को साउथ चाइना सी में उतरना पड़े। आखिर ऐसे अड़ियल चीन की हड़प वाली हनक को गलवान कांड ने कैसे शांत कर दिया। 3 जुलाई 2020 सुबह 9 बजे नीमू, लेह। 3 जुलाई की सुबह 9 बजे लेह में भारतीय सेना के फॉरवर्ड पोस्ट नीमू के आसमान पर MI-17 B5 हेलीकॉप्टर का शोर विश्व राजनीति की आबो हवा को बयां कर रहा था। हेलीकॉप्टर के तेजी से घूमते पंखे विश्व कूटनीति के 180 डिग्री तक घूम जाने का उद्घोष कर रहे थे। इधर MI-17 B5 हेलीकॉप्टर ने नीमू की धरती को चूमा और उधर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के रंगमंच पर कदम ताल करते हुए प्रकट हो गए। ये ऐतिहासिक लम्हा था। कूटनीतिक तकाजे से ये ऐतिहासिक क्षण था हिंदुस्तान के नए आक्रामक तेवरों के लिहाज से, क्योंकि नीमू फॉरवर्ड पोस्ट की पृष्ठभूमि की चोटियां गलवान में चाइनीज आर्मी के गुनाहों की साक्षी थी। 2.5 हफ्ते पहले इन्हीं चोटियों पर रक्षा करते करते 20 भारतीय जवानों ने जान न्यौछावर किए थे। इन्हीं कटीली घाटियों में बुलंद हिंदुस्तान का इकबाल कैद था, जिसका विजय घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सिहनाद में था। का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। विस्तारवाद का अश्वमेध करके चक्रवर्ती बनने की कोशिश कर रहे चीन को गलवान की चोटियों में नए हिंदुस्तान ने बेदम कर दिया। ये पराक्रम उस वर्ल्ड डिप्लोमेसी से संभव हुआ जिसमें एक तरफ अमेरिका की जोर आजमाइश का दृश्य साउथ चाइना सी में नुमाया है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर के दोस्त हिंदुस्तान के पराक्रम की गवाही वादिये गलवान दे रही है। ये दो दोस्तों के एक कॉमन दुश्मन ड्रैगन को कंट्रोल करने की युद्ध नीति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने धारदार, बहुत धारदार बना दिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद पर धारदार कूटनीति का ही जोरदार असर है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है। चीन के साए के बावजूद, कश्मीर का शोर मचाने के बावजूद आतंकवाद के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेपर्दा कर दिया। पाकिस्तान ने पहली बार माना कि इंडिया का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कराची के क्लिफ्टन में पाकिस्तान की सरपरस्ती में है। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मुट्ठी में डॉन, मिशन कंप्लीटेड।
ये सिर्फ कागज का टुकड़ा भर नहीं, आतंकवाद पर भारत की आक्रामक कूटनीति की कामयाबी का इश्तिहार है। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा भर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का इकबाल जुर्म है। दहशतगर्दी पर देर से लाइन पर आए पाकिस्तान की इमरान सरकार का दुरुस्त दस्तावेज है ये, जो सरेआम कह रहा है कि हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में मौजूद है। कागज का ये टुकड़ा दाऊद की एक एक जानकारी को समेटे हुए है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज ये पाकिस्तानी पता है। दाऊद इब्राहिम कास्कर, व्हाइट हाउस निकट सऊदी मस्जिद, क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF को इमरान सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद 88 आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी, जिसमें पहली बार माना गया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। FATF वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो टेररिस्ट फंडिंग करने वाले मुल्कों पर एक्शन लेती है। इसी कड़ी में खतरा मंडरा रहा है कि कहीं FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में न डाल दे। इसीलिए पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट में नाम आने से बचने के लिए हाफिज सईद और मसूद अजहर के साथ साथ पहली बार ये माना कि दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। बरसों से भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दाऊद के पाकिस्तानी सरपरस्ती में होने का दावा कर रहा था। बरसों से भारत दुनिया को समझा रहा था कि दाऊद इब्राहिम ही नहीं, बल्कि आतंकवाद के जरिए हिंदुस्तान की जमीन पर लहू बहाने का कसूरवार पाकिस्तान ही है। लेकिन पाकिस्तान के कानों ने कभी इसको तवज्जो नहीं दी। अब नरेंद्र मोदी की कूटनीति के कारण पाकिस्तान चौतरफा घिरा और आखिरकार सच सामने आ ही गया। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। सवाल है कि क्या सिर्फ FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहने के लिए ही पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम का नाम 88 आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार किया? इस सवाल का जवाब है, आज पूरी दुनिया ये मानने लगी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सरपरस्त है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी महीने में भारत दौरे के वक्त ये माना था कि पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दी को लेकर प्रधानमंत्री के तेवर कड़े हैं। दरअसल आतंकवाद पर भारत और अमेरिका की जुगलबंदी बेमानी नहीं है। अमेरिका का सख्त रवैया अफगानिस्तान के आतंकवाद को लेकर है, तो भारत का पाकिस्तानी दहशतगर्दी को लेकर, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को निशाना बना रहे लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे संगठनों को पाकिस्तान ने अपनी जमीन से ऑपरेट करने की छूट दी है। पाकिस्तान का गुनाह इतना भर नहीं है। पाकिस्तान ने जैश के संस्थापक और इंटरनेशनल टेररिस्ट मसूद अजहर के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। ये आतंकी पाकिस्तान में आजाद घूमते हैं। अब पाकिस्तान ने नई लिस्ट जारी करके खुद ये माना है कि बाकी दहशतगर्दों के साथ साथ दाऊद इब्राहिम भी कराची में ही मौजूद है। इस तरह अब पाकिस्तान में दाऊद पर भी बैन लगने का रास्ता तैयार हो चुका है। आपने लोगों को कहते सुना होगा, मौका देखकर चौका लगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे लीडर हैं जो मौका देखकर चौका लगाना बखूबी जानते हैं। ऐसे समय में जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, दुनिया के देश चीन को हिकारत की नजरों से देख रहे हैं, तब चीन ने गलवान का गुनाह कर हिंदुस्तान को चैलेंज करने की हिमाकत की। चीन ये भूल गया कि ये नए मिजाज का हिंदुस्तान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत करीने से तैयार किया है। गलवान के कांड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की घेरेबंदी की और भारत के रुतबे के सामने चीन चारों खाने चित्त हो गया। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रुतबा द अल्टीमेट।
16 अगस्त 2020 शाम 5:54 ज्वाइंट बेस एंड्रयूज मैरीलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 विमान मैरीलैंड के ज्वाइंट एयर बेस पर लैंड करने वाला था। तभी विमान की दाहिनी तरफ क्रॉस आकार की कोई चीज प्लेन में लगे सुरक्षा उपकरणों को नजर आई। ये काले और पीले रंग की ड्रोन नुमा चीज थी जो लगातार प्रेसिडेंट के विमान की तरफ बढ़ रही थी। तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट हुआ और ड्रोन नुमा चीज को बेअसर कर दिया गया। एयरफोर्स 1 की सेफ लैंडिंग हुई और प्रेसिडेंट ट्रंप और विमान में सवार ऑफिशियल्स सुरक्षित उतर गए। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान बोइंग 777 की ताकत है। ये विमान उड़ता हुआ किला है जिसे भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन है। चौबीस फरवरी 2020 अहमदाबाद, गुजरात। सरदार स्टेडियम में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ऐसी गर्मजोशी कल्पना से परे थी। ये दृश्य स्वप्नलोक के सच होने जैसा था। नमस्ते ट्रंप का आयोजन हिंदुस्तान और अमेरिका के बुलंद हो चुकी दोस्ती का पैमाना था। ये दोस्ती भविष्य का आईना और अतीत की कूटनीतिक करवटों का नतीजा है। स्वागत करें। डोनाल्ड ट्रंप के इसी भारत दौरे में एयरफोर्स 1 जैसे बोइंग 777 के करार पर मुहर लगी थी। इस करार में तय हुआ था कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए एयरफोर्स 1 जैसी सुविधाओं से लैस 2 बोइंग 777 जहाज खरीदे जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस खास विमान में भी एयरफोर्स 1 की तरह मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होगा जो आसमान में किसी भी खतरे को नेस्तनाबूद कर देगा। ताज्जुब की बात यह है कि चीन भले ही सुपर पावर बनने की हसरत रखता हो, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास भी आसमान में ऐसा अभेद्य किला मौजूद नहीं है। सवाल है कि आखिर अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति की तरह भारत को एयरफोर्स 1 जैसा विमान देने का फैसला क्यों किया? इसके जवाब के लिए ये 3 तस्वीरें काफी हैं। अमेरिका के टेक्सास के सबसे अधिक आबादी वाले शहर ह्यूस्टन ने हाउडी मोदी का तरन्नुम बड़ी शिद्दत से महसूस किया है। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी का हाउडी मोदी इवेंट हुआ। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे। इस दौरे में अमेरिकी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को रॉक स्टार कहा था। भारत अमेरिका दोस्ती प्रगाढ़ होने का सिलसिला पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय से ही शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरी दुनिया में मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी और अमेरिका की आत्मीयता की गहराई कितनी है। इस दोस्ती के मैसेज ने दुनिया का शक्ति संतुलन हिंदुस्तान की तरफ झुका दिया। अमेरिका के दोस्त और दुनिया के शक्तिशाली देश भारत के और नजदीक आ गए। Most loyal friends, Prime Minister Modi of India. अमेरिका के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, सऊदी अरब, यूएई
जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से भारत के गहरे रिश्ते कायम हुए। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के 5 दौरे किए, जर्मनी और सिंगापुर 4 बार और फ्रांस और जापान 3 बार गए। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अमेरिका को साध कर कूटनीति का तकाजा बदला। नरेंद्र मोदी ने 4 बार भारत के परंपरागत दोस्त रूस का भी दौरा किया। व्लादिमीर पुतिन से बेहतर केमिस्ट्री बनाई, जिसका फायदा कोरोना काल में चीन से अदावत के दौर में मिला। वैसे प्रधानमंत्री मोदी खुद 5 बार चीन गए और 2 बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए, लेकिन दोस्तों की पीठ पर छुरा घोंपना चीन की फितरत है। 1962 की जंग में भी चीन ऐसा ही सलूक कर चुका है। लिहाजा कोरोना काल में भी चीन ने लद्दाख में वही रवैया अख्तियार किया, तो नरेंद्र मोदी की कूटनीति चट्टान बनकर बीजिंग के लाल सुल्तान के सामने खड़ी हो गई। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का। पिछले कुछ बरसों के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते नई बुलंदियों पर हैं। ये रिश्ते सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका असर ग्राउंड पर भी दिखाई देता है। भारत पर जब जब कोई बड़ा संकट आया, अमेरिका चट्टान की तरह भारत के साथ खड़ा रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका का परंपरागत दोस्त पाकिस्तान हाशिए पर चला गया। पाकिस्तान की हैसियत एक 2 टकिया देश की जैसी हो गई है, जिसे उसके ही दोस्त दुत्कार रहे हैं। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए चक्रव्यूह, क्योर ऑफ पाकिस्तान। एक मार्च 2019, अटारी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। टेलीविजन कैमरे पल पल की तस्वीर कैद कर रहे थे। सरहद के उस पार की हलचल पर पूरी दुनिया की नजर थी। क्या होगा, क्या होने वाला है, ये जानने की उत्सुकता चारों तरफ थी। तभी सधे कदमों से चलते हुए रौबीली मूंछों वाले अभिनंदन वर्धमान कैमरे के सामने आए। चंद पलों बाद दरवाजा खुला और अभिनंदन हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हो गए। यह तस्वीर असाधारण है। यह तस्वीर हिंदुस्तान के महाविजय और पाकिस्तान के घोर पराजय की तस्दीक करती है। 60 घंटे के भीतर कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के जबड़े से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत की दास्तान है। यह असंभव को संभव कर दिखाने की रणनीति है। इस जीत ने साबित कर दिया कि आज का पाकिस्तान अर्श से फर्श पर पहुंच चुका है, और इसे साबित करती हैं ये 2 तस्वीरें। कर्ज में आकंठ डूबे पाकिस्तान के आर्मी जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी प्रिंस ने मिलने से भी इनकार कर दिया। उम्मीद यही थी कि इस मुलाकात के जरिए पाकिस्तान सऊदी प्रिंस से कर्ज माफी की गुहार लगाएगा, लेकिन प्रिंस ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ सऊदी की नाराजगी के फौरी कारण पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर गए। उम्मीद थी कि आर्थिक तंगहाली के दौर में पाकिस्तान की मदद चीन जरूर करेगा, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने से चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्यों? इसे समझने के लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी की उस कूटनीति को समझना जरूरी है, जिसके दम पर उन्होंने दुनिया को यह समझाया कि पाकिस्तान ही आतंकवाद का अड्डा है और दुनिया के लिए खतरा है। हमारी आवाज में
आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी। बेशक कोरोना काल में दुनिया के सुपर पावर्स की आंखों की किरकिरी बने चीन के लिए पाकिस्तान की दोस्ती बहुत अहम है, लेकिन चीन के लिए पाकिस्तान की हैसियत यूज एंड थ्रो से ज्यादा नहीं है। चीन के लिए पाकिस्तान की जमीन रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। पाकिस्तान में पैठ बढ़ाकर चीन भारत की घेराबंदी के अलावा अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की कोशिश में है, लेकिन शक्ति संतुलन के इस खेल में कंगाल पाकिस्तान की चाहत चाइनीज बोटियों के लिए बेतहाशा बढ़ गई है। मगर अर्थशास्त्र का सरल नियम है, कर्ज उसी को मिलता है जो कर्ज चुकाने की हालत में हो। आज पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गर्त में है और उसके भविष्य पर सवालिया निशान है। लिहाजा सऊदी अरब जैसे देशों ने परंपरागत रिश्ते होने के बावजूद पाकिस्तान की आर्थिक मदद से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयान से सऊदी प्रिंस इतने नाराज हुए कि उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान तक से मिलने से इनकार कर दिया। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि नरेंद्र मोदी दुनिया को समझाने में कामयाब रहे कि भारत ही उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत की 130 करोड़ आबादी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन रिसोर्स है। दूसरी तरफ दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान आतंक का सरपरस्त और विश्व के लिए खतरा है। इस तरह नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए बेमानी बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ बरस पहले तक भारत और पाकिस्तान की हैसियत में 19-20 का ही फर्क था। अपनी करनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आक्रामक पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान अब हाशिए पर चला गया है। यह सच्चाई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब ये सवाल जरूर उठते थे कि उनके दौर में मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भारत के रिश्तों का भविष्य क्या होगा। लेकिन आज के दौर में, आज के तारीख में ये सवाल बेमानी है। एक तरफ हिंदुस्तान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए चश्मे बद्दूर, लव ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। उनतीस अक्टूबर 2019 रियाद, सऊदी अरब। रियाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयर इंडिया 1 विमान उतरा तो खुद सऊदी अरब के किंग नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए मौजूद थे। लाल कालीन बिछाकर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। फिर प्रधानमंत्री सऊदी किंग के महल गए, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। ये वही सऊदी प्रिंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने तक से इनकार कर दिया। ये वही सऊदी प्रिंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को मीटिंग का वक्त तक नहीं दिया। यही मुस्लिम जगत में प्रधानमंत्री मोदी का रसूख है, जिसका अक्स सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के देशों यूएई और बहरीन में भी दिख चुका है। यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा तो बहरीन में भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। ये स्वागत इत्तेफाक नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम देशों में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई है। इसका प्रमाण है कि 6 मुस्लिम देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है, जिसमें बहरीन का द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस,
यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, अफगानिस्तान का आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, सऊदी अरब का किंग अब्दुल अजीज शाह पुरस्कार और मालदीव का रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन शाह। कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल करते हुए 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सहायता पहुंचाई। इस मदद में भारत के पड़ोसी बांग्लादेश और मालदीव जैसे मुस्लिम देश भी थे। जाहिर है, जब कोरोना काल के दौरान सार्क मीटिंग में पाकिस्तान ने कश्मीर का राग छेड़ा तो बांग्लादेश जैसे देश ने इसे नजरअंदाज कर दिया। दरअसल भारत की कश्मीर नीति को लेकर पाकिस्तान शुरू से ही मुस्लिम देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन आज की तारीख में टर्की, ईरान, मलेशिया को छोड़कर कोई भी मुस्लिम देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं है। दिलचस्प है कि कश्मीर को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन आईओसी ने भी बैठक की। इस बैठक के बाद आईओसी के अगुवा सऊदी अरब ने कोई बयान जारी नहीं किया। संयुक्त अरब अमीरात और खाड़ी के कई देशों ने कश्मीर को भारत का अंदरूनी मसला बता दिया। इसलिए अब तय है कि सऊदी और यूएई जैसे अमीर देशों ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत को महत्व देना शुरू कर दिया है। ये भारतीय कूटनीति के लिए बहुत ऐतिहासिक मोड़ है। इसके साथ ही गल्फ के एक प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पुराने दोस्त रहे कई खाड़ी मुल्कों ने सलाह दी है कि इमरान खान की हुकूमत को चीन से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए। पाकिस्तान चीन की दोस्ती लंबे वक्त में नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान चीन के गुलाम हो चुके हैं। वो चीन से दोस्ती न तोड़ने पर आमादा हैं। लिहाजा गल्फ देश पाकिस्तान के रवैये से परेशान हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम बहुलता वाले करीब 50 देश हैं, लेकिन सिर्फ ईरान, टर्की और मलेशिया जैसे देश ही पाकिस्तान के कश्मीर राग में सुर मिलाते हैं। पाकिस्तान के साथ चीन भी खड़ा है, लेकिन गलवान के गुनाह के बाद भारत ने चीन की अकड़ ढीली करने की नीति अपना ली है। सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं, चीन की जहां जहां दुखती रग है वहां वहां भारत ने हाथ रख दिया है। नरेंद्र मोदी की इस आक्रामक नीति से चीन में बहुत बौखलाहट है। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए पहले देश, फिलॉसफी ऑफ नेशन फर्स्ट। 2 अगस्त 2020, मालडो, तिब्बत। गलवान कांड के बाद भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय बातचीत तिब्बत के इसी मालडो में हुई। इस बातचीत में भारत का नेतृत्व कर रहे थे कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। भारतीय कमांडर ने चाइनीज काउंटर पार्ट को एक बार फिर उस आवाज का हवाला दिया जो इस मीटिंग से महीने भर पहले गलवान की वादियों में हिंदुस्तान के अटल इरादे को बयां कर रही थी। 3 जुलाई 2020, नीमू, लेह। गलवान कांड के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह आए और बहुत साफ शब्दों में बीजिंग के लाल सुल्तान को सुना दिया कि चीन की चाल भले ही पुरानी हो, मगर दुनिया की रवायत बदल चुकी है। इरादे की कायल दुनिया है। जिस चीन की करतूतों ने पूरे विश्व को हलकान कर रखा है, उसे हिंदुस्तान ने गलवान में हड्डी और कमर तोड़कर नजीर पेश कर दी है। गलवान कांड के बाद भी चीन ने डाल डाल चलने की कोशिश की, लेकिन भारत ने पात पात चलकर ड्रैगन को मात दे दी। ये कैसे हुआ, जरा इसे समझिए। गलवान कांड के बाद चीन ने बातचीत का जाल फेंका। बातचीत के बहाने चीन और वक्त लेना चाहता था ताकि वो गलवान के पास अपनी फौज को मजबूत कर सके, लेकिन कमांडर स्तर की बातचीत में भारत ने साफ कर दिया कि चीन को पीछे हटना ही पड़ेगा। LAC से हटे बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बातचीत की मेज पर चीन की चालबाजी जारी रही
तो भारत ने कूटनीतिक दांव चला। गलवान में फौजी दंड के बाद भारत ने 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर चीन को अर्थदंड दिया। केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए राज्य सरकारों ने भी चीनी कंपनियों को दिए गए टेंडर्स रद्द कर दिए। चीन तिलमिला उठा। भारत के इस आर्थिक दांव का अंतर्राष्ट्रीय असर हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चाइनीज ऐप टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया। कोरोना से पहले भी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी था। चाइनीज कंपनी ह्यूबे को अमेरिका पहले ही बेदखल कर चुका था। यूरोप में भी 5G सेवा उपलब्ध करवाने जा रही ह्यूबे को लेकर नाराजगी थी। आरोप था कि ह्यूबे के बहाने चीन जासूसी करवा रहा है। ड्रैगन के कोरोना कांड और फिर गलवान ने आग में घी डालने का काम कर दिया। अमेरिका के साथ कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन गलवान कांड पर भारत के समर्थन में खड़े हो गए। दूसरी तरफ जापान और ताइवान जैसे देश साउथ चाइना सी में चीन के विरुद्ध हो गए। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लेह जाकर चीन को बहुत क्लियर मैसेज दे दिया था। भले चीन इससे इत्तेफाक न रखता हो, बावजूद इसके चीन जानता है कि अगर हिंदुस्तान की देखा देखी दूसरे देशों ने उसे अर्थदंड देना शुरू कर दिया तो ये ड्रैगन के लिए मृत्यु दंड जैसा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनना है, लेकिन आज की दुनिया में जब दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके पास बारूदी जखीरा है, तब सिर्फ दौलत के दम पर विश्व गुरु बनना नामुमकिन है। लेकिन तब जब चीन जैसा दुश्मन सरहद के उस पार घात लगाकर बैठा हो, तब प्रतिघात करने के लिए आपके पास भी बारूदी साजो सामान होना जरूरी है। कहा भी गया है, भय बिन होत न प्रीति। प्रधानमंत्री मोदी इस दोहे को बखूबी समझते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को फौलाद बनाने वाली डिफेंस डील को धूल फांकती फाइलों से बाहर निकालकर असलियत का जामा पहनाया। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए रक्षक, द ब्रेव वॉरियर। आसमान की बुलंदियां छूता अजय योद्धा राफेल राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध भूमि में पराक्रम दिखाने को बेचैन है। राफेल का आना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का ही सौभाग्य नहीं है, ये भारत के दुश्मनों को धूल चटाने की खातिर परवाज भरने को बेकरार है और इसके आने भर से दुश्मन खेमे में हड़कंप है। दूसरी तरफ रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम साल के आखिर तक हिंदुस्तान पहुंचने वाला है। अब राफेल हो या S-400, इनका हिंदुस्तान पहुंचने का सफर आसान नहीं है। भले ही राफेल और S-400 युद्ध में विजय के प्रतीक हों, लेकिन सियासत और कूटनीति का तकाजा दूसरा है। रूस से S-400 की डील अमेरिका की आंखों की किरकिरी थी। बावजूद इसके अमेरिकी आपत्तियों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री मोदी ने इस महायोद्धा को हिंदुस्तान की फौज में शामिल करने का फैसला किया। शायद इसे दोस्ती से पहले देश नीति कहना सही होगा। ये राष्ट्र रक्षा के लिए एक एक हथियारों को शिद्दत से खरीदने की जरूरत ही थी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी बारीकी से परख कर हिंदुस्तानी फौज के हवाले कर रहे हैं। आज की तारीख में राफेल के अलावा लद्दाख के आसमान में उड़ान भरता चिनूक, हिंद महासागर में मंडराता पोसाइडन भारतीय फौज के लिए शान है। ये हथियार प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति से भारतीय सेना का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 3 साल में 21 से ज्यादा डिफेंस डील हुई, जिनकी कुल लागत $5.67 बिलियन है।
इजराइल से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से और तो और इंडियन आर्मी को बाहुबली बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने टर्की तक से डिफेंस की डील की। इतने हाईटेक और विध्वंसक हथियारों को भारतीय सेना के जंगी जखीरे में शामिल किया गया, जिनके नाम से ही चीन जैसा कायर दुश्मन थर्रा उठे। MK-45 दुनिया की सबसे खतरनाक नौसैनिक गन है। भारत ने अमेरिका से 13 MK-45 गन खरीदने का सौदा किया। भारत और अमेरिका के बीच ये डील 71,000 करोड़ रुपए की है। MK-45 गन युद्धपोतों से सतह पर और हवाई हमले में सक्षम है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।